हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम आज इस ऑनलाइन क्लास में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे पहले के क्लास में हमने देखा था आल्केन की प्रिपरेशन। अब इस आल्केन की प्रिपरेशन में हमने दो पार्ट देखे, तो उसके आगे का जो तीसरा वाला पार्ट है आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इट्स वेरी क्वाइट ईजी। इफ हम छोटी छोटी चीज़ों को एक साथ मिला के चलेंगे तो उसको याद रखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। स्लाइड के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। तीसरी प्रिपरेशन जो है फ्रॉम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम ही है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि CH3COOH, अगर मैं एसिडिक एसिड की बात करता हूं जिसके साथ मैं क्या ऐड करता हूं, सॉल्ट बनाने के लिए मुझे जरूरत है स्ट्रॉन्ग बेस की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मैं ले लेता हूं तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके लिए बेस्ट एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि भाई सोडियम एसीटेट। तो हमें यहाँ पे सोडियम एसीटेट यानी कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में से बनाना है। तो हमारा पहला माइंड में एक क्लिक हो गया कि हमें स्टार्टिंग मटेरियल क्या चाहिए, तो कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा, तो यस सोडियम एसीटेट CH3COONA। सो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जिसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि डीकार्बोक्सिलेशन, यहां पे जो रिएक्शन हो रही है वो है डीकार्बोक्सिलेशन। नाउ क्वेश्चन, डीकार्बोक्सिलेशन क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। डी यानी कि रिमूव करना, कार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अगर कार्बोक्सिलेशन करते हो तो CO2 को ऐड करना होता है और डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 को रिमूव करना होता है। तो यहां पे है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड हमें पता है एसिड यानी कि जिसके अंदर COOH ग्रुप होगा। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड की यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो ये जो फैटी एसिड है जिसके अंदर COOH ग्रुप है उसका हम सोडियम सॉल्ट लेते हैं, यानी कि H कैन बी रिप्लेस विद द सोडियम मेटल, यानी कि CH3COONA। अगर कोई एसिड होगा फैटी एसिड तो उसमें से H को निकाल के अगर Na लगा देते हैं तो बन जाता है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब सोचिए, जो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है उसमें से आपको क्या निकालना है, नाम ही है ना, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट एज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, decarboxylation of sodium salt of fatty acid. So we can just remove the carbon dioxide. So all the things that we have to mention here, when the sodium salt of fatty acid, you can say is that the carboxylic acid which undergo heatings with the soda lime. नाम ही है soda lime. Soda, that word we have to use for the sodium metal. And soda जैसे हम normally लेते हैं कि soda में NaOH, or lime that means calcium related any compound like as calcium oxide. If we have to take the both mixture NaOH plus calcium oxide, it can give the soda lime. So soda lime that we have to require for decarboxylation. That means you have to removal of the removal of the CO2 from sodium salt of fatty acid, and that can be happen with the help of soda lime. And you know that the soda lime, that is nothing, it's a mixture of NaOH plus calcium oxide. So आपको ये याद रखना होगा कि NaOH plus calcium oxide का जो मिक्सचर इसको हम सोडा लाइम कहेंगे, and that soda lime which can be helpful for decarboxylation process of the salt of acid. Like this reactions we call as decarboxylation because we can remove CO2 from the starting material. The general reaction की अगर हम बात करते हैं, when this RCOOH is heated, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसका मतलब ये हुआ RCOO, R that should be as methyl ethyl propyl butyl in the form of sodium acetate, जो कॉमन नेम है, सोडियम इथेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट, इस तरह से आप नाम दे सकते हो।
दैट इज नथिंग, इट्स सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अगर हम स्टार्टिंग रिएक्शन देखते हैं उसके अंदर RCOONA which undergo reaction with the soda lime. Soda lime, that is nothing, it's a mixture of NaOH plus calcium oxide. So ये हो गया आपका soda lime. Name itself, that is the decarboxylation, that means removal of CO2. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि removal of CO2, removal of CO2. CO2 अगर हम रिमूव कर देते हैं तो NaOH के अंदर ये H, ये R, यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया है R और H दोनों यहाँ पे इकट्ठे हो गए इन द फॉर्म SRH. It's nothing, it's alkane. Now what are the things that can remain? बाकी की कौन सी चीज है जो बची है? लाइक सोडियम एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे COO and A. डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब हो गया CO2. We have to remove the CO2 but in the form of CO2 तो निकालेंगे, पर कौन से फॉर्म में निकालेंगे? यहाँ पे जो CO2 निकलेगा वो Na एक और ये दो, कितने बचे? दो, यानी कि Na2 CO2 प्लस O यानी CO3. तो क्या बन गया आपका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट कौन सी है? इट्स नथिंग, इट्स alkane. That means the decarboxylation process is take place in the presence of the soda lime when we have to get some heat. That symbol is nothing, it's represent as heat. अगर आप हीट देते हो थोड़ी सी तो यहाँ पे CO2 जो है यानी कि डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगा, बट CO2 जो निकलेगा, that CO2 that can be formed as compound Na2CO3 sodium carbonate, and your product that should be as alkane, right? You can see that alkane is your product and sodium carbonate, that's your side product. And as we know, we have to remove the CO2, but the CO2 that can be removed in the form of sodium carbonate. You can give the different examples by changing the R. If you have to put the R in the form of Ca3 or Ca3CO2, yani you have to put the methyl, ethyl, propyl, butyl, any number of carbon that can be make the number of carbon contain the alkane. Here the proportion of the soda lime, the proportion ratio, that is a very important thing. जब भी आप डिकार्बोक्सिलेशन करते हो सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड का, तो आपको सोडा लाइम की जरूरत होगी, बट सोडा लाइम में जो रेशियो रहेगा दैट इज a 3:1 ratio. The 3 part of NaOH and 1 part of calcium oxide. So that is the necessary things. When you have to take the mixture of the NaOH and calcium oxide in the form of soda lime, we have to require the ratio that is a 3:1. यानी कि 3 और 1 का रेशियो आपका होना जरूरी है. We can go for next. We can also take some examples here. Like, suppose we have to take R is equal to CH3, यानी कि मिथाइल. हमने R की जगह पे क्या ले लिया? CH3. तो सोचो CH3 हमने लिया है, XYZ कितने भी कार्बन ले लो, दैट्स नॉट मैटर. द मैटर इज दिस कि यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है वो कौन से फंक्शनल ग्रुप पर होने वाली है, दैट इज द फोकस, दैट इज द मेन फोकस. अगर कोई भी रिएक्शन समझनी है आपको तो पहले आसपास क्या है, दैट नॉट, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? फोकस आपका होना चाहिए दैट फंक्शनल ग्रुप वेयर द रिएक्शंस आर द टेक प्लेस. यहाँ पे जो एस्टर फॉर्म है, यू कैन से द एसिड का जो सॉल्ट है तो वो रिमूव होगा. तो यहाँ पे 1 कार्बन है, 2 कार्बन है या 50 कार्बन है, दैट्स नॉट अ मैटर. मैटर ये है कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है एट द फॉर्म ऑफ द सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड, उसकी रिएक्शन होगी सोडा लाइम के साथ. तो काम तो वही होगा, रिमूवल ऑफ Na2CO3. यानी कि एक रिएक्शन अगर आप समझ जाते हो तो उसमें से आप बहुत सारे रिएक्शन जो है वो बना सकते हो. जैसे JEE और नीट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कोई नया नहीं आता रिएक्शन.
रिएक्शन तो वही रहता है, बट आपको मैकेनिज्म को समझना जरूरी होता है। अगर आपने मैकेनिज्म सही तरीके से समझी है तो डेफिनेटली वो रिएक्शन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आसपास का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, बट आप स्ट्रक्चर पर फोकस करते हो, नहीं कि आप मेन फंक्शन ग्रुप कि जहां पे रिएक्शन करनी है। अगर वो आप फोकस करने लग गए तो डेफिनेटली आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना बहुत आसान हो जाएगा। यू कैन सी दैट as usual we have to use the soda lime, and you can get the product Na2CO3 and CH4. That's your product. The second one is the sodium propionate. Here we have to take the 2 number of carbon. So आपको product क्या मिलेगी? Ethane, right? Yes. That's nothing, it's a ethane. Now, the next important reaction, the Colbate's electrolysis. There is very most important reactions. नाम है Colbate's, but Colbate's कौन है? Colbate's साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस किया था। अब क्वेश्चन पहले दिमाग में आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? लाइसिस, दैट मीन्स ब्रेक डाउन इलेक्ट्रो इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन। वी हैव टू गो फॉर द लाइसिस, बट किसकी हेल्प लेनी चाहिए हमें? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑलरेडी आपको पता है। सपोज वी हैव टू टेक वन बीकर, यहां पे हमने सॉल्यूशन ऐड कर दिया है। वी हैव टू पुट द 2 इलेक्ट्रोड इन द सॉल्यूशन एंड दैट वी हैव टू कनेक्ट, दैट्स द प्लस एंड द माइनस. One's indicate as anode and another one is indicate as cathode. So यहाँ पे एनोड और कैथोड दो चीज होगी। अब एनोड कौन है और कैथोड कौन है? जैसे कि आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास किया है, तो इलेक्ट्रिक करंट में जो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये पूरा जो पॉजिटिव हुआ, तो आप बता सकते हो कि एनोड जो है जिसका खुद का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। यस, सो ये क्या हो गया? एनोड। और जो माइनस है that's cathode, the really charge of the electrode. but केमिस्ट्री में जनरली आप सोचते हो कि सर एनोड जो है वहां पे तो नेगेटिव होता है, बट आपने तो एनोड पर तो पॉजिटिव रखा है। बट हियर एनोड जो इलेक्ट्रोड है वो खुद पॉजिटिव है, बट यहाँ पे जैसे मैंने सॉल्यूशन कौन सा लेना था हमें? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमने यहाँ पे एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन ले लेते हैं। चलो, तो जैसे ही हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड को सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा? डिवाइड। सो इट कैन बी फॉर्म एज CH3COO माइनस और Na प्लस, राइट? CH3COO Na के दो पार्ट हो जाएंगे, CH3COO माइनस और Na प्लस। अब देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और इसके साथ सॉल्यूशन तो है ही ना। कौन सा सॉल्यूशन है कि भाई इस चीज को आपने किस में डाला है? H2O में। तो H2O में H प्लस और OH माइनस तो है ही। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है दैट कैन बी अट्रैक्ट टुवर्ड द नेगेटिव वन, यानी कि कैथोड पर। तो सोडियम प्लस और H प्लस जो है यहाँ पे जाएंगे, और CH3COOH और OH माइनस जो है यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे कंपटीशन है। कंपटीशन किसके बीच में? कंपटीशन यहाँ पे CH3COO माइनस और OH के बीच में। यहाँ पे भी कंपटीशन है, किसके बीच में? H प्लस और Na प्लस। तो इनमें से दो तो जाएंगे नहीं, दोनों के दोनों आयन तो नहीं जाने वाले हैं। जाएगा कौन? कोई एक जाएगा। कोई एक जो है वो एनोड पर जाएगा, कोई एक है वो कैथोड पर जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि एनोड पर कौन जाएगा? अब जैसे दो हमारे पास है, एक CH3COO माइनस है और एक OH माइनस है, दूसरा पॉजिटिव में H प्लस है और Na प्लस है। तो जो पॉजिटिव होगा अगर वो कैथोड पर जाएगा तो यहाँ पे जनरली क्या होता है? रिडक्शन। और यहाँ पे जनरली एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखनी है। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड पर जाएगा। यहाँ पे सोडियम और H प्लस में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी ज्यादा है? H प्लस की। कितनी? 0।
we have to take the standard electrode potential as a hydrogen and we have to consider the H plus जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, और उसी के रेफरेंस से हमने बाकी के जितने भी मेटल है उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड की है। तो जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उसका क्या होगा, रिडक्शन, और जिसकी कम होगी उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो जो कम वाले हैं वो एनोड पर जाएंगे और जो ज्यादा वाले हैं वो कैथोड पर जाएंगे। तो यहाँ पे दो चीज हो गई कि भाई एनोड पर कौन जाने वाला है, CH3COO माइनस, और कैथोड पर कौन जाएगा, H प्लस, क्योंकि H प्लस की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है और वो कैथोड पर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे सोडियम एसिटेट हमने ले लिया, वाटर के साथ मिक्सचर हो गया, आयोनाइजेशन हो जाएगा, एंड वी कैन से दैट यहाँ पे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल गई। बट क्या ये प्रोडक्ट डायरेक्टली आएगी, हमने तो मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया ही नहीं है, तो ये बनी कैसे, क्वेश्चन होता ही है। हमने यहाँ पे CH3COO लिया और उसमें से इलेक्ट्रोलाइसिस थ्रू हमने ये प्रोडक्ट मिल गई। तो क्वेश्चन ये कि ये इथेन कैसे प्रोडक्ट आई। तो जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस में बात की थी उसी तरह से, जैसे कि ये एनोड की प्रोडक्ट है और ये कैथोड की प्रोडक्ट है, किस तरह से देखते हैं। यहाँ पे एनोड है तो एनोड पर CH3COO माइनस था, कहाँ पे, एनोड पर। अगर मैं यहां पे, एनोड मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा कि लूज होगा, आपने रेडॉक्स में पढ़ा हुआ होगा। ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये, मैं यहां डॉट से बता देता हूं। अब ये जो है ये डॉट क्या है, डॉट ये है जिसको हम कहते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जिसका नाम क्या है, फ्री रेडिकल। क्या कह सकते हैं हम, फ्री रेडिकल। तो यहां पे जो फ्री रेडिकल है डॉट, इसमें से क्या निकलेगा, CO2, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डिकार्बोक्सिलेशन। भले ही आप कॉल्ड बेस इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो बट उसका क्या हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन। तो CO2 जो निकल जाएगा CH3 डॉट बन जाएगा प्लस CO2। so, हमने क्या किया, सिंपल CO2 को निकाल दिया और CH3 बन गया CH3 डॉट, यानी कि मिथाइल का फ्री रेडिकल। अब सॉल्यूशन में आप देख सकते हो बहुत सारे मिथाइल के फ्री रेडिकल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब एक मिथाइल का फ्री रेडिकल दूसरे मिथाइल के फ्री रेडिकल के साथ में आएगा तो क्या कहेगा, तू भी अकेला मैं भी अकेला, चलो दोनों जोड़ के वो बना देते हैं बॉन्ड। यानी कि CH3 का एक फ्री रेडिकल प्लस CH3 का दूसरा फ्री रेडिकल, अब दोनों ये फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और बना देंगे CH3 दैट्स नथिंग, इट्स योर प्रोडक्ट। यानी कि एनोड की प्रोडक्ट क्या आई थी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेन, सो दैट्स योर प्रोडक्ट। तो यहां पे कैथोड की प्रोडक्ट, सॉरी एनोड की जो प्रोडक्ट है वो इथेन प्लस CO2 आएगा, और कैथोड जो है उसमें NaOH प्लस H2 गैस जो है वो रिलीज होगा, क्योंकि H प्लस जाएगा तो H प्लस जो है वो H2 बनाएगा और लास्ट में जो OH माइनस बचेगा और सोडियम बचेंगे, क्योंकि OH और सोडियम हमने जो लास्ट में रिएक्शन की थी तो सॉल्यूशन में जो बचा वो क्या बचा था, सोडियम, क्योंकि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल H से ज्यादा नहीं था, तो सॉल्यूशन में तो सोडियम बच गया और यहाँ पे क्या बचा, OH, तो Na प्लस OH माइनस क्या बन गया, NaOH। सो कॉल्बर्ट्स की इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर आपको क्या मिलेगा, NaOH एज रिएक्शन में मिल जाएगा, कैथोड पर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी H2 गैस लिबरेट हो जाएगा, और एनोड पर जो प्रोडक्ट मिलेगी उसके अंदर इथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, that's your main product. So it's quite easy with the mechanism that we have to understand here. Next one, यहाँ पे आप देख सकते हैं, so CH3COO Na which undergo lysis can be formed as a CH3COO minus and Na plus.
right? And next, at the anode we can find out the negative, क्योंकि एनोड खुद पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज होगा. वी हैव टू टेक द टू मॉलिक्यूल. व्हाई टू मॉलिक्यूल? बिकॉज CH3 का डॉट यानी कि दो फ्री रेडिकल इकट्ठे हो जाएंगे. CO2 यहां से रिमूव होगा. यू कैन फाइंड आउट द CH3 डॉट. तो यहां पे आपको CH3 का डॉट यानी कि फ्री रेडिकल ऑफ CH3 मिल जाएंगे. एक CH3 का फ्री रेडिकल दूसरे CH3 के फ्री रेडिकल साथ क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा. और क्या बनाएगा? इथेन. इस तरह से, राइट? कैथोड पर जैसे H2O है तो H2 के दो पार्ट है, H+ और H-. और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गेन होता है. यानी कि यहां पे जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? रिडक्शन. कौन सी रिएक्शन हुई? रिडक्शन. तो H2O ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उसमें से H डॉट यानी कि H का फ्री रेडिकल बनाया और OH- को लिबरेट किया. जो ऑलरेडी OH- जो है वो सॉल्यूशन में जो Na+ था उसके साथ रिएक्ट करके NaOH बना देगा, और H का डॉट और दूसरे H का डॉट बना देंगे H2, like that. It's a H2. So up to here that is nothing. It's a Colbert's electrolysis. Colbert's electrolysis में आपको बहुत आसान एक चीज याद रखनी है. यहां पे हम डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, यानी कि CO2 जो है वो निकाल रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही, बट कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस में जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन कंटेनिंग अल्केन मिलेगा. भले ही CO2 निकलेगा, बट यहाँ पे CH3 का जो फ्री रेडिकल है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के इथेनॉइड में से इथेन बना देगा. जबकि सोडा लाइम वाली जो रिएक्शन थी उसमें Na2CO3 पूरा निकल ही जाता है. यानी कि अगर वो इथेनॉइड है यानी दो कार्बन कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट होगा तो आपका अल्केन जो बनेगा वो सिर्फ 1 कार्बन कंटेनिंग ही बनेगा, यानी कि मीथेन. तो याद रखना है ये आपको. अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड आप ले लो, 2 कार्बन है यानी कि इथेनॉइड है, उसमें से 1 कार्बन कम हो जाएगा अगर आप सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करते हो. और कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो जितने कार्बन है उतने कार्बन कंटेनिंग अल्केन मिलेगा. दोनों की मैकेनिज्म डिफरेंस है. पहला जो सोडा लाइम वाला था उसमें डीकार्बोक्सिलेशन होके CO2 इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3 निकल रहा था, जब कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर यहां पे पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, बट दैट द रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज कैन बी based on the free radical. That's why here the CH3 radical and CH3 free radical दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के इथेन जो है वो प्रोडक्ट देगा. Some of the additional information that we have to discuss over here, like the preparation of alkane from the Grignard reagent. Question है Grignard reagent क्या है? यानी कि जनरली जब भी Grignard reagent हमारे दिमाग में आता है तो हम क्या बोलते हैं? It's nothing. It's a RMGX. It's a RMGX. Now, what is R? R, that means the alkyl group, and the X that means वही जो मैंने पहले बताया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की याद है ना? फिर कल बाहर आई आन. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी आप X जो है वो ले सकते हो. ज्यादातर हम ब्रोमीन और क्लोरीन को प्रीफर करते हैं. आयोडीन भी होता है. सो RMGX नथिंग, इट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उससे बहुत सारे रिएक्शन जो है आप कर पाते हो. जैसे कि मैं अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ऑब्वियस अल्केन. कैसे? समझ में नहीं आएगा, सोचते. RMGX को ब्रेक कर. हमें पता है कि Mg इज द मेटल, तो मेटल क्या होगी? प्लस, और R अल्काइल ग्रुप, दैट्स माइनस. और यहां पे एसिड है ना, तो एसिड का नेचर ये हो गया H+ को डोनेट करे, तो H+, ये माइनस. अब सोचिए, ये माइनस ये प्लस, RCOOMgX बनाएगा, और यहां पे R- और H+,
क्या बना देगा, RH। सो RH इज नथिंग, इट्स योर प्रोडक्ट, सिंपल। दूसरी रिएक्शन है द रिएक्शन विद द H2O। देखो सेम मैकेनिज्म है, हर एक मैकेनिज्म के अंदर आपको सिर्फ पार्टीशन करना है, H प्लस OH माइनस, सिंपल, H प्लस OH माइनस, राइट। यहां पे सेम प्लस माइनस, नाउ टेल मी, यहां पे MgX प्लस है, OH माइनस है, प्रोडक्ट क्या होगी, MgX के साथ क्या आएगा, OH, और R माइनस H प्लस, so what's your product? Yes, RH, right। किया क्या हमने, कुछ नहीं, सिर्फ डिवाइड किया। क्या किया, सिर्फ डिवाइड किया। आपको जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसके प्लस और माइनस। अब क्वेश्चन है कि प्लस माइनस कैसे पता चलेगा, प्लस माइनस आपको पता चलेगा बेस्ड ऑन इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफ यू नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है वो माइनस होगा। ऑलरेडी नो दैट कि कोई भी चीज की जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उन दोनों के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर झुका रहेगा, यानी ये क्या बनेगा, माइनस, और ये क्या होगा, प्लस। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हुआ, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव हुआ। तो जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव हो दैट इज बेस्ड ऑन इट्स इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। The next one, Grignard reagents which undergo reaction, that is the nothing, it's a CH, triple bond CH, triple bond CH, that means ethyne, or you can say the acetylene। तो यहां पे भी वही रिएक्शन करनी है, जस्ट पार्ट एंड ज्वाइन। क्या किया हमने, पार्ट एंड ज्वाइन, RH, H कहां से, तो यहां से ये H निकला और ये जो बाकी का बचेगा जिसके साथ MgX लग जाएगा, सो RH। तो सभी जगह पे आप देख सकते हो कि वी हैव टू यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिएजेंट, बट वी कैन गेट द alkane is your final product। Here RMgX also react with the NH3, एमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे देन ऑल्सो यू कैन गेट द सेम प्रोडक्ट। NH3 के दो पार्ट हो जाएंगे, NH2 और H प्लस और R माइनस RH। सेम we can perform the reactions ROH, यानी कि अल्कोहल में से भी RH मिलेगा। क्वेश्चन, ये तो हमें पता ही है, माइनस प्लस ज्वाइन कर दो RH, MgXOR, सिंपल कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कि कार्बोनाइल नाम से ही पता चलता है, C डबल बॉन्ड O, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड के पास इतनी ताकत है कि वो बहुत सारे कंपाउंड को फॉर्म कर सकता है, जैसे कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, सभी में C डबल बॉन्ड O तो आता ही है। तो कार्बोनाइल पर अगर हमने फोकस, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, R और H पर नहीं, फोकस कहाँ होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O पर। तो डेफिनेटली एल्डिहाइड है, कीटोन है, उसके सारे रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन, एस्टर की रिएक्शन आप इजीली कर पाते हो। ये तो सिंपल रिडक्शन है। तो डबल बॉन्ड है, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, और H2 होगा तो एक H ऊपर एक H नीचे। तो क्या फॉर्म होगा आपका, पहले तो अल्कोहल होगा, उसके बाद अल्केन होगा, क्योंकि अल्कोहल जैसे भी कार्बन का अगर आप रिडक्शन करते हो तो अल्कोहल बनता है, और अल्कोहल का अगेन रिडक्शन। यहां पे हमने जिंक और Hg, जिंक अमालगम यूज कर रहे हैं। तो जिंक अमालगम क्या करता है, दिस नथिंग, इट्स रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच कैन बी एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो रिडक्शन में होता क्या, हाइड्रोजन ऐड और ऑक्सीजन रिमूव। हमने किया क्या, हाइड्रोजन ऐड किया, यहां पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया, फिर इसको रिमूव कर दो, तो फाइनली CH2 जो है वो बन जाएगा। यानी कि अगर स्टेप बाय स्टेप करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट रहेगा, सिंपल अगर मैं बता दूं, ज्यादा सोचना नहीं है, हाइड्रोजन ऐड करना है तो मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, ऑक्सीजन रिमूव करना है तो मैंने रिमूव कर दिया, बस खत्म।
अदरवाइज मैकेनिज्म के हिसाब से तो पहले बॉन्ड ब्रेक होता है HH, उसके बाद वापस रिडक्शन होता है और H2O रिमूव होगा और फाइनली आपको ये वाली प्रोडक्ट फॉर्म रहेगी। सेम थिंग्स हियर, NH2 द हाइड्रोजीन और इथिलीन ग्लाइकोल, ये भी रिडक्शन ही है, ये कार्बोनल कंपाउंड की रिडक्शन है। ये आप देख सकते हैं रिडक्शन के अंदर दोनों टाइप के रिडक्शन सेम ही है, प्रोडक्ट भी सेम ही है। यानी कि एल्डिहाइड कीटोन में जो एसीटोन है उसमें से अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो यही चाहिए, दैट इज नथिंग, इट्स क्लेमेंसन रिडक्शन। ये जो रिडक्शन है वो क्लेमेंसन रिडक्शन है और ये जो है वो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है। तो दोनों के दोनों नेम रिएक्शन है, यानी कि क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। यहाँ पे जो कार्बोनल कंपाउंड कॉमन है, आइदर वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जिसके अंदर सेम रहेंगे। ठीक है, वी डिस्कस, सो दैट्स अबाउट द अल्केन की जो बाकी की बची प्रिपरेशन थी जिसके बारे में, और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमने कुछ देखी थी आज। सो होप सो कि आप सबको थोड़ा सा मजा आया होगा। बस ऐसे ही वीडियो हम आगे लेके आएंगे और सबको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की ट्राई करेंगे। सो तब तक के लिए सब लोगों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।